एक बार फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और जो आज की हमारी क्लास है वो होगी आरबीसी पर। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, रेड ब्लड सेल की बात करें अगर हम, इसे ही एक और नाम से भी जाना जाता है, या तो इसका नाम है, बात करते हैं इसे नाम दिया जाता है रेड ब्लड सेल, या इसी का नाम भी होता है रेड ब्लड कार्पुसल्स। इसी का नाम क्या है? रेड ब्लड सेल या कार्पुसल्स। अगर हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी को हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कणिका या कोशिका। इसी का नाम होता है कोशिका या कणिका। कोशिका या कणिका। जब हम बात करते हैं, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो आरबीसी है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आरबीसी का अगर हम बात करते हैं, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आरबीसी को अरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो अरिथ्रो है, अरिथ्रो और साइट्स, अरिथ्रो और साइट्स, साइट्स किसे कहते हैं? अगर हम बायो में बात करें, साइट्स क्या होता है? अगर हम बात करते हैं सेल की स्टडी को, सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल यानी कि कोशिका, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइट्स वर्ड है, साइट्स वर्ड किसे प्रेजेंट करता है? सेल को। और अरिथ्रो जो है, अरिथ्रो किसे करता है? रेड को। यानी कि ये इस अरिथ्रोसाइट से हमें क्या जाना? अरिथ्रोसाइट से हमने जाना कि जो रेड सेल है, यानी कि रेड सेल किसके अंदर है? ब्लड के अंदर है। तो इनका हमने साइंटिफिक नेम जान लिया है। अरिथ्रोसाइट किसे बोला जाता है? रेड ब्लड सेल को अरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और हमने इसका नाम भी जाना सेल या कार्पुसेल्स, कोशिका या कणिका। आगे हम जो इसका पॉइंट नोट करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। यानी इसकी सेल में क्या होता है? इस सेल में दिमाग नहीं होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है? दिमाग नहीं होता है। हम ये जानते हैं क्यों दिमाग होता है, क्यों नहीं होता है, ये हम अभी जानेंगे। अगर हम बात करते हैं, कोई भी सेल है, ये सेल है, और इस सेल के अंदर ये क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल है। हम बात बायो में कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर बात नहीं करते हैं। अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो ये जो भी एक एटम होता है, एटम के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कुछ इसके अंदर जो पार्टिकल है वो बंद होते हैं और कुछ इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बात उस पर नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल की। तो जो सेल की संरचना है, कोशिका है। सेल मीन कोशिका है। इस कोशिका में क्या होता है? कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और जिस सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उस सेल को क्या बोला जाता है? कि उस सेल के पास क्या है? अपना ब्रेन है, यानी उसके पास क्या है? मस्तिष्क है। अब ये मस्तिष्क क्यों कहा जाता है कि जो सेल का ब्रेन वो केंद्रक को बोला जाता है? क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए किसके अंदर होते हैं? केंद्रक के अंदर ही संरचना पाई जाती है। और हमने थोड़ी देर पहले ही क्या पढ़ा है कि जो आरबीसी है वो कैसी सेल है? आरबीसी क्या है? ब्रेनलेस सेल है, यानी मस्तिष्क विहीन कोशिका है। आरबीसी मस्तिष्क विहीन कोशिका है, मस्तिष्क विहीन कोशिका है, यानी कि क्या है? ब्रेनलेस सेल है। ब्रेनलेस सेल है, ब्रेनलेस सेल है। तो आगे हम बात करते हैं इसका एक एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस क्या है? कि किस मैमल्स के अंदर
क्या उसकी आरबीसी में जो न्यूक्लियस है पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जितने भी मैमल्स हैं जो स्तनधारियों की अगर हम बात करें तो स्तनधारियों के अंदर जो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपवाद की, एक्सेप्शन केस की अगर हम बात करते हैं, अपवाद की बात करते हैं तो एक है ऊंट, कैमल, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। ये ऊंट और लामा क्या है, ये ऊंट तो सभी को पता है, ऊंट कैमल है। और इसके बाद बात करते हैं लामा, ये पहाड़ी ऊंट होता है, ये पहाड़ी ऊंट होता है और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के अंदर ये पाया जाता है। केवल 2 ही मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीसी की संख्या के ऊपर, आगे हम बात करते हैं आरबीसी के, पहले हम साइज के ऊपर बात करेंगे फिर क्वांटिटी पर। अगर हम बात करते हैं आरबीसी का साइज, तो आरबीसी का जो साइज है वो 7 से 8.4 माइक्रोन, 7 से 8.4 माइक्रोन ये कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। और 1 से 2.4 माइक्रोन की अगर हम बात करें तो ये सिरों से चौड़ी होती हैं, सिरों से कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो हमने इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो लगभग ऐसी संरचना इसकी पाई जाती है, लगभग ऐसी। इसकी लंबाई 7 से 8.4 माइक्रोन और इसकी ये चौड़ाई की अगर हम बात करें 1 से 2.4, इसके सिरों से इसकी क्या पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, तो इसकी क्वांटिटी ह्यूमन के अंदर मानव में इसकी क्वांटिटी कितनी पाई जाती है, मानव में इसकी क्वांटिटी कितनी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर, अगर हम बात करते हैं मेल यानी कि पुरुष के अंदर, तो पुरुष के अंदर जो आरबीसी की संख्या है वो 5.5 मिलियन 100 ml HB, 100 ml HB। अगर हम बात करते हैं फीमेल में, अगर हम बात करते हैं फीमेल यानी कि महिला में, तो ये पाई जाती है 4.5 मिलियन 100 ml HB, 100 ml HB। ये HB क्या है, HB का अर्थ क्या होता है, HB होता है हीमोग्लोबिन, HB क्या है, हीमोग्लोबिन। यानी 5.5 मिलियन 100 ml HB, 100 ml जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अगर बात करते हैं तो 5.5 मिलियन पुरुष के अंदर क्या पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं, और फीमेल में उससे कम पाई जाती हैं कंपैरिजन टू मेल की। इसी कारण, यही कारण होता है कि जो पुरुष है, अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल में इसी कारण क्या होता है, ब्लड ज्यादा होता है क्योंकि आरबीसी इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। अगर इसी से ही क्या होता है, फीमेल के अंदर ब्लड की मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है ये हमने जान लिया, क्योंकि डिपेंड करता है किस पर, आरबीसी पर। आगे हम जब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, और डब्ल्यूबीसी देन प्लेटलेट्स की जब हम बात करेंगे तो उनकी संख्या इक्वल पाई जाएगी, या मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आरबीसी में ही डिफरेंस पाया जाता है। आरबीसी की संख्या किसके अंदर ज्यादा पाई जाती है, कंपैरिजन टू फीमेल, पुरुष के अंदर इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। आगे हम ये हमने जान लिया है 100 ml HB, ये भी बात क्लियर है। इसके अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर वो आपसे बात करें, अगर यहाँ से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, पहले यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। पहला अगर हम क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, जो आरबीसी है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम बताओ। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से एसएससी ने पूछा था, वो पूछा था इस संख्या को लेकर कि जो मेल है उसके अंदर संख्या कितनी पाई जाती है। और ये आपका पूछा गया था CHSL का जो एग्जाम था 2013-2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 5.5 मिलियन 100 ml HB इनकी संख्या होती है एक मेल के अंदर। तो इनकी जो क्वांटिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है। आपसे अगर थर्ड क्वेश्चन की यहाँ से हम बात करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो साइज के ऊपर, इनका साइज कैसा होता है। साइज ये नहीं पूछा गया है आज तक भाई इनका साइज 7 से 8.4 माइक्रोन होता है, नहीं, ये नहीं पूछा गया है। आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ब्लड में सबसे बड़ा साइज की जो सेल होती है वो कौन सी होती है। आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है, रक्त में सबसे बड़ी यानी कि साइज के अनुसार पूछ रहा है, सबसे बड़ी यानी साइज में कौन सी सेल होती है, कौन सी सेल होती है। कोशिका होती है, सेल यानी कि कोशिका होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, यानी कि क्वांटिटी के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर जो क्या होगा, क्वांटिटी के आधार पर। अगर हम दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपसे पूछता है वो साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा WBC। तो आपका आंसर क्या होगा, WBC। साइज के अनुसार सबसे बड़ी सेल होगी WBC। अगर वो आपसे पूछेगा आंसर कि क्वांटिटी के अनुसार बताओ, तो क्वांटिटी के अनुसार आपका आंसर क्या होगा, RBC। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी पे, RBC देन प्लेटलेट्स देन WBC, तो आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि साइज में होती है। अगर हम बात करते हैं साइज में, तो साइज में होती है WBC ग्रेटर देन प्लेटलेट्स ग्रेटर देन RBC। यानी कि अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी में ज्यादा होती है RBC और कम होती है WBC, और साइज में बड़ी होती है WBC और कम होती है RBC। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ तक हमने जान लिया कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कितनी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनका फॉर्मेशन होता कहाँ है, हमारे रक्त में ये बनती कहाँ है। RBC है जो, वो हमारे रक्त में कहाँ बनती है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो RBC हैं वो बनती कहाँ हैं, ये बनती हैं बोन मैरो में, बोन मैरो के अंदर ये बनती हैं। यानी इसे जाना जाता है अस्थि मज्जा के नाम से, अस्थि मज्जा के नाम से इसे जाना जाता है। और ये डेड कहाँ होती हैं, अगर डेड की बात करें, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु होती है या तो लीवर में या होती है स्प्लीन में, या लीवर में या स्प्लीन में, यानी कि यकृत में या होती है प्लीहा, या इसी को बोला जाता है तिल्ली। इसी का नाम क्या है, तिल्ली है। तो बनती कहाँ है, अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं, और मरती कहाँ है, यकृत प्लीहा या स्प्लीन के अंदर ये मरती हैं। हम पहले अब जान लेते हैं इन पॉइंटों को। बोन मैरो होता क्या है। अक्सर आपने जैसे फिल्मों में देखा है, जो बोन मैरो है, जैसे क्रिस मूवी थी, उसके अंदर वो बोन मैरो डोनेट कर दिया जाता है, तो क्या बोन मैरो वही होता है। अक्सर हम जानते हैं जो हमारी बैकबोन है, जो अक्सर मतलब पूछा जाता है अभी बोन मैरो है क्या, जो बैकबोन है, तो बैकबोन के ही पीछे जो वाला जो हिस्सा है हम उसमें मानते हैं हमारा बोन मैरो वहाँ होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं बोन मैरो होता क्या है, हमारे जो
बॉडी है उसके अंदर क्या है, बड़ी बड़ी खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। इन खोखली हड्डियों के अंदर बीच में जो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है, उसमें पाया जाता है बोन मैरो, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। जब भी हमने बोन मैरो को डोनेट करना है, बोन मैरो को क्या करना है, दान देना है, तो हम ये नहीं होता कि जो हड्डी है उसका जो बीच का जो पार्ट है उसको काट कर ही दान दे दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने बोन मैरो को डोनेट करना है तो इसके अंदर जो ये लिक्विड पाया जाता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को डोनेट किया जाता है और अगले की जो हड्डी है, जो बोन मैरो जहां है वहां उसके अंदर डाल दिया जाता है और वहां से फिर बोन मैरो बनना स्टार्ट हो जाता है। और बोन मैरो किसका फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का, यानी कि रक्त कहां से बनना स्टार्ट हुआ, हड्डी से ही रक्त बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि आरबीसी वहां बनती है। अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर टोटल, अगर हम बात करते हैं बोन की, हमारी बॉडी में टोटल बोन यानी कि टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, टोटल हड्डियां हमारी बॉडी के अंदर 206 पाई जाती हैं। टोटल हड्डी कितनी पाई जाती हैं, 206। अगर बात करता है चाइल्ड की, एक बच्चे की, तो बच्चे के अंदर जो हड्डी है वो कितनी पाई जाती है, बच्चे के अंदर हड्डी 300 पाई जाती हैं। फिर बात ये आती है कि 300 हड्डियों से 206 कैसे हो जाती हैं, क्या बाद में कहीं ख़त्म हो जाती हैं या हो जाता है, तो कुछ हड्डियां आती हैं वो जुड़कर ही अंत में जब एक वयस्क, एक अडल्ट एज आती है हमारे अंदर, तो जो हड्डियां हैं वो कितनी हो जाती हैं, 206 होती हैं। और इन 206 हड्डियों में से लगभग जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं, 150 से 160 हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। 150 से 160 हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन निकालते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहले यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा के अंदर। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा के अंदर। सेकंड है, आपके शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है, 206 पाई जाती है। और एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि जो एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसके अंदर हड्डी कितनी पाई जाती है, तो वहाँ ऑप्शन दिया गया था 300 प्लस, वहाँ ऑप्शन था 300 प्लस है, तो आपने जो टिक करना है वो 300 प्लस टिक करना है। अगर बाई चांस वहाँ ऑप्शन दिया मिले 300, 306 और वहाँ 206 और 295, अब समस्या ये है 300 भी है 306 भी है, तब आपने जो आंसर टिक करना है वो कितना करना है, 306। अगर ये 300 ही दिया ना मिले, इसकी जगह 270, तब आपने आंसर टिक करना है जो 300 से ज़्यादा है, जो 300 से ज़्यादा है। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर्मेशन से। अगर हम बात करते हैं डेड होने की, बात करते हैं कि जो आरबीसी है वो मरती कहाँ है, इससे पहले हमने ये जानना होगा कि जो आरबीसी मरेंगी कहाँ, यकृत, लीवर के अंदर या स्प्लीन के अंदर। यहाँ 2 पॉइंट आए आरबीसी के मरने के, पहला आया यकृत और दूसरा है लीवर। तो अगर ये 2 ऑर्गन के नाम क्यों आए, अगर बात करें ये लीवर के अंदर कम मात्रा में मरती हैं, कम मात्रा में मरती हैं या डेड हो जाती हैं, कम मात्रा के अंदर मरती हैं या क्या हो जाती हैं, ये डेड हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो ज़्यादा मात्रा के अंदर कहाँ जाके मरती हैं, ये स्प्लीन के अंदर मरती हैं, प्लीहा के अंदर मरती हैं, या इसी ही क्या नाम जानते हैं हम, तिल्ली, इसी का नाम है। हिंदी में एक बोल दिया जाता है तिल्ली, भी कई बार इसका नाम बोल दिया जाता है। अक्सर होता क्या है, जब आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन वहाँ बड़ी वहाँ, तो आरबीसी क्या है, जब स्प्लीन के अंदर जाती हैं, स्प्लीन के अंदर जाती हैं, इतनी सुंदर चित्रकारी तो है नहीं ये, मान लेना ये स्प्लीन ही है, मानने में क्या जाता है। तो इस स्प्लीन के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और लिक्विड के अंदर वहाँ जाल जैसी संरचना होती है। उस जाल जैसी संरचना के अंदर
क्या हो जाता है, आरबीसी हैं जो अपना टाइम पीरियड पूरा करके गई है, वो आरबीसी इस जाल के अंदर क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं। और जब इस जाल के अंदर वो फंस जाएंगी, ये ऐसा मान लेना आप किसी मकड़ी का जाल है, इस मकड़ी के जाल के अंदर वो गई और जाकर वहाँ क्या होगी, लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर वो फंस गई और वहाँ कुछ सेल पाई जाती हैं जिसे हम बख्शी कोशिका के नाम से जानते हैं। उन सेलों को हम किसके नाम से जानते हैं, बख्शी कोशिका के नाम से जानते हैं, या इन्हें हम फिगोटिक सेल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये सेल्स क्या करती हैं, जो आरबीसी गई इनका क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं, यानी इनको ये खा लेती हैं। और ये दोनों जगह पाई जाती है, ये लीवर के अंदर भी पाई जाती हैं और किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं लीवर के अंदर कौन सी बख्शी कोशिका पाई जाती हैं, अगर बात करते हैं लीवर में, तो लीवर में पाई जाती हैं कुफुर कोशिका, लीवर के अंदर कुफुर कोशिका, ये किसके अंदर है, लीवर के अंदर बख्शी कोशिका। अगर हम बात करते हैं स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन में कौन सी, मैक्रोफेगी कोशिका, मैक्रोफेगी कोशिका पाई जाती है, जो किसको खा जाती है, किसको, आरबीसी का भक्षण कर लेती हैं, खा जाती हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, इसे आरबीसी ब्लड बैंक भी कहा जाता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है स्प्लीन को, इसको एक और नाम दिया जाता है, स्प्लीन को एक नाम और दिया जाता है, ब्लड बैंक का नाम दिया जाता है, यानी इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब आरबीसी इसके अंदर स्प्लीन के अंदर ज्यादा मात्रा में मरी और कम मात्रा के अंदर किसके अंदर मरी, लीवर के अंदर मरी, डेड हुई, तो जब हमारे बॉडी को ज्यादा मात्रा के अंदर ज्यादा मात्रा में या तो आरबीसी ज़्यादा चाहिए या हमें खून की कमी हो गई है और खून की ज़्यादा एक्सेस मात्रा के अंदर हमें खून की आपूर्ति चाहिए, तो क्या होता है, जो आरबीसी हमने जाना था, बख्शी कोशिकाओं ने क्या किया था, उनको जालनुमा एक संरचना बनाई, उसके अंदर वो फंस के वह क्या होगी, डेड होगी। तो उसी वही कोशिका जो डेड की थी, वह कोशिकाओं दोबारा से स्प्लीन की, जो ये स्प्लीन के अंदर डेड हुई थी, दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं, पुनर्निर्माण हो जाता है दोबारा से उनका। इसलिए इसको बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। यानी जब हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है तब क्या होता है, ये वापस वहां से रीजनरेट होती है, वापस वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना होता है आरबीसी के, अगर हम बात करते हैं आरबीसी का जो जीवन काल है, टाइम पीरियड आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है, 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन होता है। तो 120 दिन के बाद मरना यहाँ, जीना यहाँ। अरे मर भी तो यही रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर वही जी रही हैं। ऐसा नहीं है कि जी अलग रही हैं। फॉर्मेशन तो हमने जाना, यहाँ बनी तो कहाँ, अस्थि मज्जा में, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो मरना वही है और जीना भी वही है। इसके बाद यहाँ से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा, ये जो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, या वो पूछ भी सकता है कि जो हमारे बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एकमात्र आंसर होगा स्प्लीन। आंसर क्या होगा, स्प्लीन। दूसरा आपसे पूछेगा ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। ग्रेव यार्ड क्या होता है, जहां आदमी को मृत्यु होने पर वहां उसको दफना दिया जाता है, ग्रेव यार्ड, कब्रगाह।
यानी इनकी कब्र भी कहाँ बनती है? स्प्लीन के अंदर। आपके दो आंसर यहाँ से हो गए। ब्लड बैंक भी से कहा जाता है, हमने आपको ये बताया क्यों कहा जाता है। और कहाँ आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी क्या है? स्प्लीन ही है। तीसरा आपसे पूछेगा कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चों में जो है आरबीसी कहाँ बनती है? बच्चों के अंदर जो आरबीसी का निर्माण आरबीसी का बच्चों के अंदर कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा लीवर। आपका आंसर क्या होगा? लीवर। अब तो जी ये बता रहे थे कि आरबीसी बनेंगी अस्थि मज्जा में, अब थोड़ी देर में अपनी ही बात से पलट रहे हो। आरबीसी कहाँ बनेंगी? अगर बात होगी बच्चों की तो कहाँ बनेंगी? लीवर में। कहाँ बनेंगी? लीवर, यकृत के अंदर। इससे पहले अगर हम इस पॉइंट को जानना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों के अंदर जो सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि ओयम एंड सफ्रम्स के मेल से एक जायगोट बनता है, और जो जायगोट होता है जिसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं, जो जायगोट है, जायगोट क्या करता है? जायगोट है जिसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं। युग्मनज सबसे पहले बनता है, जायगोट सबसे पहले बनता है युग्मनज। इसमें क्या होता है? जो पहले 15 डे हैं, 15 डेज तक जो बच्चा है उसको जो रक्त है, रक्त की पूर्ति कहाँ से है? रक्त कहाँ से आता है? माँ पहले 15 दिनों तक बच्चे को रक्त कौन देती है? माँ देती है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 से सबसे पहले जो ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है, वो बनना स्टार्ट होता है हार्ट। सबसे पहले बच्चे के अंदर जो ऑर्गन बनता है, जो अंग बनता है, हार्ट और लीवर दोनों एक साथ बनना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो हार्ट है वो 31 डेज तक बढ़ जाता है और लीवर 21 डेज में पूरा हो जाता है। यानी सबसे पहले जो बच्चे को रक्त था वो कहाँ से मिला? माँ से मिला। इसके बाद किसे बनना स्टार्ट हुआ? हार्ट। लेकिन पहले कौन बन गया? लीवर। दोनों एक साथ बनना स्टार्ट हुए। तो अब जो बच्चे को जो रक्त है वो रक्त अब माँ से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी पढ़ा था जो बच्चे के अंदर आरबीसी कहाँ बनती है? लीवर के अंदर। अब उसके अंदर लीवर के अंदर आरबीसी बनना स्टार्ट होगी। अब आरबीसी बनना स्टार्ट होगी यानी उसके अंदर रक्त भी बनना स्टार्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगला जो ऑर्गन बनता है वो बनता है लंग्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लंग्स के बाद अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं तो बनती है मसल्स, और मसल्स के बाद अगर हम ऑर्गन की बात करें तो बनती है बोन। मसल्स के बाद क्या बनती हैं? बोन। इसके अंदर ब्रेन भी इसी के अंदर आ जाता है। अब बोन बनते बनते कितने होते हैं? 6 मंथ तक क्या हो जाती हैं? यानी बच्चा जब 6 महीने का होता है तब उसके अंदर क्या बन जाती हैं? हड्डियां बन जाती हैं। अब हड्डियों में क्या होगा? जो खोखली हड्डियां होंगी उनमें क्या बनेगा? बोन मैरो होगा। और बोन मैरो के अंदर पहले रक्त कहाँ बना था? अब पहले रक्त आरबीसी कहाँ थी? जब बच्चे के अंदर बोन थी ही नहीं, हड्डी थी ही नहीं, तो बोन मैरो नहीं होगा। यानी पहले आरबीसी कहाँ बनी? बच्चे में सबसे पहले आरबीसी बनी लीवर के अंदर। और जब बच्चा 6 मंथ का हुआ हड्डी उसके अंदर बनी, और आपको पता हड्डियों के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। अब बच्चे के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है कि बच्चे के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं और बच्चे में जो आरबीसी है वो बनती कहाँ है? बच्चे के अंदर आरबीसी कहाँ बनती हैं? आगे अगर हम बात करते हैं जो आरबीसी है, आरबीसी का हमने जीवन काल जाना 120 दिन होता है। अगर हम बात करते हैं आरबीसी के ट्रांसपोर्टिंग की, यानी आरबीसी का कार्य क्या है? अगर हम इसके आरबीसी के कार्य की बात करते हैं, यानी ये कार्य क्या है, तो आरबीसी क्या करती है? परिवहन का काम करती है। परिवहन का काम करती है। परिवहन का काम कहाँ करती है? ब्लड के अंदर।
ट्रांसपोर्टिंग यानी कि ब्लड के अंदर परिवहन का काम किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो क्या होता है, जो आरबीसी है, आरबीसी क्या है? आरबीसी सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम विंड पाइप के द्वारा, यानी कि विंड पाइप के द्वारा श्वास नली के द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद से हमारी वायु किसके अंदर चली जाती है? लंग्स, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। और फेफड़ों के अंदर क्या होता है? फेफड़ों के अंदर आप सभी को पता होगा, फेफड़ों के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर हम पढ़ रहे थे, ब्लड में भी क्या है? ब्लड के अंदर आरबीसी है। आरबीसी क्या करती है? आरबीसी वहां से वायु को, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद, O2 को कैरी करने के बाद, ये सेल के अंदर जितनी भी हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमें जो बेसिक यूनिट अगर हम पढ़ते हैं, हमारी बेसिक जो हमारी बॉडी की संरचना है वो क्या है? सेल है। तो सेल के पास से क्या लेके जाती है? ऑक्सीजन लेके जाती है। और ऑक्सीजन का सेल के पास क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन के बाद वहाँ क्या बन जाता है? ब्रेक डाउन के बाद वहाँ दो जाता है, एक तो बनता है वहाँ ग्लूकोज, H2O, पानी के बाद वहाँ क्या होता है? CO2 प्लस O2। ये CO2 और O2, इसके बाद ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, H2O, पानी की भी हमें आवश्यकता है। उसके बाद बचता है CO2। CO2 क्या करती है? वही आरबीसी इस सेल के पास से क्या करती है? दोबारा क्या ले आती है? आरबीसी CO2 को ले आती है और CO2 लंग्स के पास से दोबारा कहाँ जाती है? विंड पाइप, श्वास नली, और श्वास नली से क्या है? हमारे नोज के द्वारा, हमारी नाक के द्वारा वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। यानी हमने क्या जाना, जो आरबीसी है, ब्लड है, वैसे ब्लड खुद ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है। ब्लड हर टाइप के मिनरल है, चाहे कोई भी है, वाटर है, हर उसको ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है ब्लड। तो अगर हम जाने, सबसे पहले जो है हमने वायु है, वायु को ग्रहण किया नोज के द्वारा, श्वास नली के विंड पाइप में आई, उसके बाद हमारे देन फेफड़ों के अंदर गई, फेफड़ों के अंदर क्या हुआ? ब्लड पहुंचा और ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी ने कैरी किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गई सेल के पास, सेल में वहाँ क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन से वहाँ क्या हुआ? हमें प्राप्त हुआ H2O, पानी प्राप्त हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हुआ? ऑक्सीजन। अब जो CO2 है, CO2 को वापस से, अब CO2 की हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है बॉडी के अंदर, CO2 को वापस लंग्स के पास, और लंग्स से किसके पास? विंड पाइप, और हमने वापस उसको किसके? नोज के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया। तो आरबीसी ने किसका काम किया? आरबीसी ने ट्रांसपोर्टिंग का काम किया। अब हम जानते हैं कि जो आरबीसी है वो अपने साथ कितने अणु एक बार कैरी कर सकती है। अगर हम बात करें HB, यहाँ हीमोग्लोबिन है, HB बार बार नहीं लिखा जा सकता, HB का मतलब आप समझ सकते हैं, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन अपने साथ साथ, एक साथ अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के 4 अणु कैरी कर सकता है। O2 मतलब ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने अणु कैरी कर सकता है? 4। और अपने साथ ही अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अपने साथ ही 4 अणु को एक साथ लेके जा सकता है और 4 अणु को वापस भी ला सकता है। यानी 4 अणु इसके आरबीसी द्वारा लेके जाए जा सकते हैं और 4 अणु ही वापस ला सकते हैं। और अगर हम बात करें इस प्रोसेस को, अगर हम बात करें HbO2, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको नाम दिया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको नाम दिया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है HbCO2, इसको दिया जाता है कार्बो ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेम नाम इंग्लिश सेम नाम हिंदी के अंदर है। और हमने ये भी जान लिया कि 4 अणु ये कैरी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था HSSC और SSC मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से कि जो अमरावती को अंगीठी जलाते हैं या अंगीठी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या कोयला किसी बंद कमरे के अंदर अंगीठी को जलाया गया तो वहाँ उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो वो कारण क्या होता है जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हम उसके कारण को जानते हैं। अब वो कारण होता क्या है, देखो अगर बात करते हैं जब कोई भी जीवाश्म को जलाया जाता है, कोई भी जीवाश्म को अगर जलाया जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो उससे हमें एक जहरीली गैस प्राप्त होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये एक जहरीली गैस है, ऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे ब्लड के साथ, ब्लड में भी जो आरबीसी है और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, क्योंकि इसी के कारण तो इसका लाल जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण है। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा बॉन्ड करता है, आबंध बनाता है। आबंध किसके साथ बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जो क्या है टॉक्सिक, एक जहरीली गैस है। जो कैसी गैस है कि जहरीली गैस है। जब क्या होता है, हमने जाना था जब फेफड़ों से, जब लंग्स से क्या हुआ, जब हमने क्या किया, हमने क्या हुआ, अंगीठी को जलाया, अंगीठी को जलाया तो उससे हानिकारक गैस कौन सी निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड। और बंद कमरा था, बंद कमरा था, तो बंद कमरे के उपरांत हमने क्या किया, श्वास, जब हमने श्वास लिया नोज पाइप से तो हमने किसको ग्रहण कर लिया, ज्यादा मात्रा में किसको ग्रहण किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण किया। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद हमारी जो नोज से वो कहाँ गई, विंड पाइप में, उसके बाद देन वो कहाँ गई, फेफड़ों के अंदर। जो फेफड़ों के अंदर जब गई तो लंग्स के अंदर, तो वहां क्या था, हीमोग्लोबिन था, ब्लड था। और ब्लड आपको पता है ये किसके साथ बॉन्डिंग करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अच्छे से आबंध बनाता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब इसने बॉन्डिंग की तो इसने क्या हुआ, अब इसके पास जो लंग्स से ये HB, अब ये लंग्स से क्या लेके गया, CO लेके गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कैरी किसको करना था, इसको कैरी करना था O2 को, ऑक्सीजन को। ये साथ लेके नहीं गया, इसको साथ लेके गया, इसको साथ लेके गया तो ये किसके पास पहुंचा, सेल के पास पहुंचा। और सेल ने कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है ये ब्रेक डाउन नहीं करेगी। अब सेल क्या हो जाएगा, सेल के पास क्या हुआ, सेल के पास जो ब्रेक डाउन होना था, ब्रेक डाउन किस चीज का होना था, ग्लूकोज का। हमेशा जो भी यहाँ से लेके जाया जाता है, कभी आप ये ना समझ लो सेल का ब्रेक डाउन होना था। सेल का ब्रेक डाउन होना वो एक अलग प्रोसेस है, जो सेल के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ब्रेक डाउन किसका होना था, ब्रेक डाउन हमेशा होगा एनर्जी के लिए, किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। और उससे हमें क्या प्राप्त होगी, ATP प्राप्त होगी। ATP जब प्राप्त होगी तो हमें इस ब्रेक डाउन से किसका ब्रेक डाउन होना था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना था। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो हमें क्या मिलना था, ATP मिलनी थी। प्लस ATP क्या है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या है एक ऊर्जा की इकाई है। अब ये ऊर्जा जब हमें नहीं मिली तो सेल के पास ऊर्जा नहीं है। अब जब सेल के पास ऊर्जा नहीं है तो किसके पास ऊर्जा नहीं है, टिश्यू के। और टिश्यू के पास ऊर्जा नहीं है तो किसके पास ऊर्जा नहीं है, ऑर्गन के। और ऑर्गन के पास ऊर्जा नहीं है तो ऑर्गन के पास ऊर्जा नहीं है तो किसके पास है, नहीं है, ऑर्गन सिस्टम के पास नहीं है। और ऑर्गन सिस्टम के पास ऊर्जा नहीं है तो किसके पास ऊर्जा नहीं है, बॉडी के पास ऊर्जा नहीं है। तो अंत में क्या हो जाएगा, दम घुटने से या क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी। अक्सर यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस कारण मृत्यु होती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण मृत्यु होती है। और आपने ये भी जान लिया
क्यों मृत्यु होती है? अक्सर ये भी कहा जाता है जब भी आप ट्रैफिक से ट्रैवल कर रहे हैं तो जब लाइट रेड लाइट होती है तो वहाँ क्या हो जाता है, जो डीजल की गाड़ी आप यूज करते हैं तो उसके अक्सर जो शीशे हैं वो खोल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डीजल की जो गाड़ी है, जो फ्यूल का बर्न होता है तो उससे जो टॉक्सिक एलिमेंट निकलते हैं उनमें भी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को वही क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे और इनहेल करने के बाद वही प्रोसेस है लंग्स के पास आएगी। लंग्स के पास जाने के बाद क्या होगा, लंग्स के बाद HB हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। अगर बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी तो इसको क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ATP नहीं प्राप्त होगी। ATP क्या है, एक ऊर्जा है जो हमारे सेल को ऊर्जा देती है, इकाई है। इसको सेल को ऊर्जा नहीं तो टिश्यू को नहीं, टिश्यू को नहीं तो ऑर्गन करिए, ऑर्गन को नहीं तो ऑर्गन सिस्टम के पास ऊर्जा नहीं, ऑर्गन सिस्टम के पास अगर ऊर्जा नहीं है तो बॉडी के पास ऊर्जा नहीं है और अंत में क्या हो जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं इससे होने वाली कुछ डिजीज के बारे में भी जानेंगे कि RBC अगर कम होती हैं तो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा होती हैं तो क्या हो सकता है। अगर हम बात करें RBC की कमी के कारण, RBC की कमी के कारण क्या होता है हमें, RBC की कमी के कारण, तो कमी के कारण क्या होगा, हमें होगा एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, रक्त अलापता, रक्त अलापता। ये रक्त अलापता यानी कि खून की कमी, खून की कमी। पहला पॉइंट हमने जाना RBC की कमी के कारण, RBC की कमी के कारण क्या हो जाता है, एनीमिया। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, RBC की संख्या, RBC की संख्या ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर RBC की संख्या कम हो जाए, RBC की संख्या कम हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अगर RBC की संख्या ज्यादा हो जाए तो हमें हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। अब ये पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, इसके देखो RBC की संख्या इसके अंदर क्या हुई, डिक्रीज हुई और इसके अंदर क्या हुई, इंक्रीज हुई, संख्या बढ़ी। ये पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, इसमें जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं, ये क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है। इसके बाद अगर हम जाने पॉलीसाइथेमिया के बाद एक होता है सिकल सेल, एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो उसमें RBC होती है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है, इसमें जो RBC होती है, RBC का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, हसिया। हसिया आपने देखा है, हसिया क्या होती है, अरे वो दराती को बोलते हैं हसिया, साउथ वाली फिल्मों में वो दराती ऐसे वाली, वो हसिया। यानी जो RBC का जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। एक होता है, एक और डिजीज आती है 4th नंबर पर अगर हम बात करते हैं, एक डिजीज होती है थैलेसेमिया। एक डिजीज क्या है, थैलेसेमिया। अगर हम 4th की बात करते हैं तो एक डिजीज होती है थैलेसीमिया, थैलीसीमिया। ये थैलेसीमिया डिजीज क्या होती है, सीमिया, सेम नाम इंग्लिश सेम हिंदी। इसके अंदर जो RBC है, RBC का जो टाइम पीरियड है, RBC का जो जीवन काल है वो घटकर कितना हो जाता है, 50 से 60 दिन का हो जाता है। यानी जो RBC है इसका टाइम पीरियड घट जाता है। अक्सर जो ये बीमारी होती है ये किसके अंदर होती है, बच्चों में होती है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, जगह जगह ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि आपको रक्त ज़्यादा दान करना चाहिए, ब्लड ज़्यादा देना चाहिए। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए होती है
जो थैलेसेमिया से रोग ग्रसित होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी है उसका टाइम पीरियड घट जाता है, यानी 50 से 60 दिन। होना टाइम पीरियड कितना चाहिए था, 120 डेज का होना चाहिए था, अब कितना रह गया है, आधा रह गया है। अब टाइम पीरियड घटेगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये जल्दी ही मर जाती हैं। जल्दी मर जाएंगे तो उन्हें क्या चाहिए, जल्दी से क्या चाहिए, और ज़्यादा मात्रा के अंदर खून चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, आप एक सुना होगा मायोग्लोबिन, एक नाम आप सुनेंगे मायोग्लोबिन। ये जो हमारी मसल होती ना, मसल में जो लाल रंग होता है, मसल के अंदर जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, मायोग्लोबिन। और हमने आपको बताया है ग्लोबिन वर्ड किसको बताएगा, लाल उसको बताएगा। ग्लोबिन क्या है, लाल उसको बताएगा। ग्लोबिन किसके, मायोग्लोबिन, मसल में लाल रंग किस कारण होता है, ग्लोबिन। तो आरबीसी को हमने जाना। सबसे पहले हमने, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल देते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आरबीसी कम होने पर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एचएसएससी और एसएससी दोनों का है। प्रीवियस ईयर की आप कोई भी बुक उठाकर देख लेना। अगर आरबीसी, अगर हमने आपको जो क्लासेस दी हैं और ये पैटर्न पर आधारित क्लासें हैं, पहले हम थ्योरी जानते हैं, उसके बाद हम मैप पर आते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन निकालते हैं, एक आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। इसके बाद जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो एनीमिया है, खून की कमी। खून की कमी ये क्या है, एनीमिया। एनीमिया क्या हो जाता है, रक्त अल्पता, खून की कमी। उसके बाद थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो डिजीज है वो किस कारण होती है, आपने जाना आरबीसी के कारण। और होता है क्या है, इसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आरबीसी में हमने जाना कैसे कैसे आरबीसी बनती है, कहाँ फॉर्मेशन होता है, बच्चों में आरबीसी कहाँ बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, और वहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके साथ फिर एक बार मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।